हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है, उसका इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 3 देखेंगे। आज हम लोग इस पार्ट में लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही पार्ट में 10-10 क्वेश्चन लिया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अगर कोई सर्किट है, अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो उसके क्रॉस पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र कब होगा। तो ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हम लोग पहले डीसी सोर्स के लिए देखते हैं। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये लोड का रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल के क्रॉस लोड है। तो इसके क्रॉस इधर कुछ रेजिस्टेंस आएगा। अगर हम लोग को मैक्सिमम पावर चाहिए तो जो आउटपुट के क्रॉस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट आएगा। तो टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फ्रॉम ए सोर्स विथ अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड मस्ट बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ डीसी के लिए है। अगर सपोज हमें एसी सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे अगर कोई सोर्स होता वी एस जो कि एसी है, तो यहाँ पे जेड एस बन जाता, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कुछ भी हो सकता है, और इसके अक्रॉस जेड एल होता। अगर सपोज जेड एस, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन ऐसा आता है, इसका कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जेड एस जेड प्लस जे एक्स है तो हमारा जो जेड एल होना चाहिए था मैक्सिमम पावर करने के लिए वो माइनस जे एक्स होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो इमेजनरी पार्ट है वो अपोजिट साइन का होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देते हैं कि अगर जेड एस आर प्लस जे एक्स है और हमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हुआ है लोड पे, तो मैक्सिमम कब होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वो आर डैश होगा, वही होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के लिए वैलिड है, डीसी और एसी के लिए, और इसमें हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इफ़िशियंसी है वो मैक्सिमम पावर से रिलेटेड है। तो देखिए, मैक्सिमम पावर और इफ़िशियंसी से कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि जैसे अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर दोनों इक्वल है ये और ये, तो इसका जो इफ़िशियंसी होगा, इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो जो इनपुट पावर का हाफ पार्ट जा रहा है आउटपुट में, तो उस समय वो 50% होता है। लेकिन अगर हम लोग आर एल का वैल्यू बहुत बढ़ाते गए तो इफ़िशियंसी भी मेरा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो पावर, मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएं, अगर मान लिया घटा दिए रेजिस्टेंस, तो इफ़िशियंसी मेरा कम होता चला जाएगा। और उसमें जो मैक्सिमम पावर का जो आता है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर का ग्राफ इस तरह से रहता है कि मेरा जब रेजिस्टेंस इक्वल हो गया तो उस समय मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर उससे कम हो तो इफ़िशियंसी भी कम होगा और आउटपुट में पावर भी कम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस मान लिया कि इनफाइनाइट कर दिए तो सारा पावर जो ट्रांसफ़र होगा वो आउटपुट पे होगा, इफ़िशियंसी ऑलमोस्ट 100% के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो पावर ट्रांसफ़र है वो बहुत कम हो जाएगा। इनिशियली मान लिया 100 वाट था तो बाद में 10 वाट भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कंडीशन यही है कि आउटपुट का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि उसके क्रॉस का रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए इन केस ऑफ डीसी। और एसी के लिए मैंने कंडीशन बता रखा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस तो हम लोग बहुत सुनते हैं और ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इट इज़ द स्टेट ऑफ द सर्किट वेयर वोल्टेज इज इन द सेम फेज विद द करेंट। अगर करेंट और वोल्टेज का फेज सेम हो रहा है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी ये रेजोनेंस बनाएगा। और रिएक्टिव इम्पीडेंस 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट होना चाहिए तभी रेजोनेंस क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि हम अगर मान लिया वोल्टेज सोर्स भी लिए और आर लिए हैं, इसमें हमेशा फेज में है तो ये रेजोनेंस बनाएगा, ऐसा नहीं है।
इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये एल है, इसमें सी है, इसमें एल है, इसमें सी है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट होना चाहिए। और अगर एल है तो सी होना ज़रूरी है, यानी कि इंडक्टेंस है तो कैपेसिटेंस होना ज़रूरी है, तभी इम्पिडेंस जीरो आएगा, नहीं तो क्या होगा कि इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है, कंडीशन 1। अब देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे हम लोग सीरीज के केस में देखते हैं तो इसमें क्या होगा, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल प्लस जे एक्स सी। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग इस वाले एरिया को जीरो कर दें तो मेरा ये रेजोनेटिंग सर्किट हो जाएगा, तो ये भी बात सही है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता है, ये क्या होगा, जे ओमेगा एल, ये हो जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस केस में देखें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर एल सी हो जाएगा, होगा ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये ओमेगा जो कि मतलब फ्रीक्वेंसी है, उस तरह से ये इस पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडीशंस होता है कि जैसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आया इनिशियली, अगर हम लोग ग्राफ बनाएं इम्पिडेंस का, कुछ तो ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये ओमेगा एल वेरी कर रहा है ओमेगा, तो ओमेगा एल किस तरह से जाएगा, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर सर्किट है, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी कुछ इस तरह से आएगा क्योंकि ये माइनस में है। अगर टोटल देखा जाए इम्पिडेंस की बात, तो इम्पिडेंस टोटल कितना होगा उसको देखना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, आर है, आर है तो क्या हो जाएगा, आर है तो इस तरह से कुछ आर वैल्यू फिक्स होगा। अगर टोटल इम्पिडेंस की बात करें तो इस तरह जाके बाद में लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर डोमिनेटिंग है, इनिशियली थोड़ा कर्वेचर में होगा। ये थोड़ा ग्राफ गलत बन गया, एक बार फिर से बनाते हैं। जैसे मान लिया कि ये यहाँ से गया, ये बाद में लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेड, ये जो जेड का है, उस समय क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे ओमेगा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। अगर सिर्फ हम इस जेड में इस जेड एल प्लस ओमेगा सी लिए हैं, ठीक है, जेड सी की बात कर रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस को अभी हटा दे रहे हैं, इसका दोनों का देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। बाद में ये पॉजिटिव हो जाता है, ये इंडक्टिव इम्पिडेंस डोमिनेटिंग होता है। लेकिन अब देखते हैं कि जैसे जैसे सर्किट इनिशियली क्या हुआ, मॉड जेड की बात करते हैं, जेड यानी मॉड जेड, तो इम्पिडेंस का इस तरह से ग्राफ होता है। बाद में लीनियर इसलिए हो जाता है क्योंकि ओमेगा एल डोमिनेटिंग होता है। इनिशियली देख रहे हैं कर्व है, बाद में जाकर लीनियर हो जाता है, तो इस तरह से हो गया। उसी तरह से करंट का भी है, अगर इसी को वी वाई जेड कर दें तो ये करंट आ जाएगा, तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं, पैरेलल वाले में देखते हैं। इसमें क्या होगा, वाई मतलब 1 इम्पिडेंस 1/R प्लस 1/ZL प्लस 1/ZC, इस तरह से करेंगे तो सेम कंडीशन आएगा जब ये वाला पार्ट हम लोग को जीरो मिल जाए। तो जीरो मिलेगा, वही कंडीशन आएगा, ओमेगा 1/√LC होगा। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें जो जेड था वो मैक्सिमम मिल रहा था, आर मिनिमम मिल रहा था क्योंकि अपर पार्ट। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जब जीरो होगा, ये अगर कुछ वैल्यू होता है तो जेड इसमें क्या है, 1/Y है। अगर ये पार्ट जीरो हो जा रहा है तो ये बच रहा है सिर्फ, यानी कि ये मिनिमम हो जा रहा है वाई, तो ये वैल्यू मैक्सिमम दे देगा जेड। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था जेड का, इसमें कुछ ऐसा आएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग बात को कि क्या है। तो इस तरह से पैरेलल और रेजोनेंस का, यहाँ पैरेलल और सीरीज में दोनों में रेजोनेंस हो सकता है। और अब हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस में होता क्या है। फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है,
तो क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो सिग्नल है उसका क्वालिटी कैसा है, जो आप भेज रहे हैं वेव उसका क्वालिटी कैसा है। तो देख रहे हैं आप लोग इंक्रीजिंग क्यू, ये क्या होता है कि द एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर पीरियड, ये डिफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रियल मीनिंग क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का। तो देखिए, जब भी हम लोग वहाँ पे आरएल सर्किट लगाए थे, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये सी हो गया, सपोज सीरीज में है। अगर हम लोग कोई वी सोर्स दे रहे हैं, अगर इसके क्रॉस भी आएगा रेजोनेंस पे, क्योंकि ये दोनों के क्रॉस तो जीरो हो जाता है इम्पिडेंस। अगर इसके क्रॉस जो करंट आ रहा है आई, इसके क्रॉस ओमेगा एल के क्रॉस गुना करें, यहाँ पे 5 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है। तो ये जो 5 भी बन रहा है और ये भी है, तो इसका क्वालिटी फैक्टर 5 होता है। मतलब आप लोग समझिए कि आप कितना मॉडिफाई कर रहे हैं आउटपुट सिग्नल को, जो एक क्रॉस जो इंडक्टेंस आ रहा है वो 5 भी हो गया। तो उसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है 2 पाई इंटू हाफ एल आई स्क्वायर, और इधर भी लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर आर अपॉन 2 और 1/f हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम पीरियड के लिए बोला है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा, ओमेगा एल वाई आर। तो ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। इसका एक और डेफिनेशन होता है कि रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी कि ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मॉड। ठीक है, तो आप अब देखिए क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिएगा जितना ये नैरो विड्थ रहेगा वो ज़्यादा ट्यून्ड होता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा नॉइस नहीं रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा, मतलब ये चौड़ाई ज़्यादा हो गया, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ हो गया, तो अब क्या है, इसके बीच जो भी सिग्नल रहेगा, जैसे आप लोग कभी रेडियो में सुनते होंगे कि सिग्नल कभी किसी और का भी आपके पास आ जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे यही होता है कि उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स विच प्रोड्यूस सेम हीट एज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एसी सर्किट। तो इसका निकालने का कुछ फॉर्मूला है। ये डीसी दिया हुआ है, डीसी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी है फंक्शन का स्क्वायर डी टी 1/t, मतलब वो जो टाइम पीरियड है रूट अंडर, तो इससे वी आर एम एस आ जाए। जैसे आप लोग फुल साइन वेव का a/√2, अगर ये स्क्वायर वेव है तो ये हो गया, अगर हाफ साइन वेव होता तो a/2 होता, आप लोग निकाल सकते हैं इससे। तो ये हीटिंग से रिलेटेड है कि आप हीट कितना करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ द current is equivalent to the DC current which transfer same charge in the same time interval। अगर किसी टाइम इंटरवल की बात करें, अगर कोई करंट सोर्स है, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, डीसी पल्सेटिंग भी हो सकता है, और जिस इक्विवेलेंट के बराबर है, अगर वह उतना ही वो प्रोड्यूस कर रहा है जिस डीसी का वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे एसी में क्या होता है कि फुल वेव है तो उसका जीरो होता है एवरेज। क्यों जीरो होता है कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अगर हाफ वेव का बात करें तो Vm/π हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये क्या है कि चार्ज फ्लो से रिलेटेड है कि एवरेज कितना होना चाहिए चार्ज फ्लो, जो कि डीसी इक्विवेलेंट के बराबर है, जो कि आपका ओवरऑल उस वैल्यू पे उस टाइम इंटरवल में दे देगा इक्वल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज थेवेनियन थ्योरम। देखिए थेवेनियन थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें क्या होता है कि आप एक किसी लोड के अक्रॉस अगर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और इम्पिडेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिस्टम को, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है।
तो उसके क्रॉस जो ये देख रहे हैं ये लोड है, यहाँ पे कुछ भी लोड हो सकता है। ये क्या है, एक जेड और एक वोल्टेज सोर्स में क्रिएट होता है। ये डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। और अगर जेड इनफाइनाइट है तो उसे हम थेवेनियन में नहीं ले सकते हैं, वो इनवैलिड रहेगा। अगर जीरो के क्रॉस है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आउटपुट हम लोग को फिर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि थेवेनियन थ्योरम क्या है। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है कि क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, फिर आप इसके क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा और करंट सोर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है उसी के अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, तो ये क्या है। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम होता है तो उसे हम करंट सोर्स या फिर करंट सोर्स विद द पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नॉर्टन्स थ्योरम है। जैसे वोल्टेज सोर्स विद सीरीज ऑफ सम इम्पिडेंस, तो उसको हम लोग पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थेवेनियन और नॉर्टन्स एक दूसरे का ड्यूल नेचर का होता है, दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, अगर ये रेजिस्टेंस एक ऑलमोस्ट जीरो हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारा करंट इसी से फ्लो कर जाएगा, तो सिस्टम रखने का मतलब नहीं है। तो इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो उसी तरह से आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं इसके क्रॉस। फिर क्या है, इसके क्रॉस जैसे हम लोग इम्पिडेंस वहाँ पे निकाले थे वैसे निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है और क्या करना है यहाँ पे। तो इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रियल एंड रिएक्टिव पावर। देखिए रियल पावर जो होता है वो वर्क में यूज होता है और डिसिपेशन ऑफ हीट में होता है। यानी कि जो ट्रू पावर होता है उसे रियल पावर कहते हैं, जो कि यूज्ड इन द डिसिपेशन ऑफ हीट एज ए हीट और इन द ट्रू वर्क। लेकिन जो रिएक्टिव पावर होता है ये क्या करता है, असिस्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जैसे अगर हम लोग को एनर्जी फ्लो करना है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग में जो पावर फ्लो होता है वो अपने आप नहीं होता है, इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट होना ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए रिएक्टिव पावर का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना रियल पावर का है, क्योंकि बिना रिएक्टिव पावर का हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है, जो एक्टिव पावर जो कि रियल एक्सिस पे है, रिएक्टिव पावर जो ऊपर का एक्सिस पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे अपेरेंट पावर भी एक टर्म आता है जो इसे टोटल पावर बोलते हैं। कि जैसे हम लोग अगर रिएक्टिव पावर और जो रिएक्टिव पावर को जोड़ दें दोनों का सम, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसी का लिखा हुआ है कि अपेरेंट पावर क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर क्या होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर फैक्टर। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर होता है उसी के बीच रिलेशन होता है एक पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर ऑब्जर्व्ड मीन्स डिसिपेशन एज ए हीट और ट्रू वर्क बाय द लोड टू द अपेरेंट पावर। तो अपेरेंट पावर हम लोग पीछे भी देखे थे जो ट्रायंगल में था, ये अपेरेंट पावर है, ये रियल पावर है। तो रियल पावर अपॉन जो अपेरेंट पावर होगा कॉस थीटा, वही हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये एक मेजरमेंट है कि सिस्टम आपका कितना पावर फैक्टर पे चल रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा रिएक्टिव पावर यूज करते हैं तो उसके अंदर रिएक्टिव पावर का फ्लो ज़्यादा होगा और करंट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेज लैग एंड फेज लीड। हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि फेज लीग होता है, फेज लीड होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फेज लैग और लीड क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले इस सेक्शन में कि दोनों सेम फेज में हैं। अगर जीरो पे वैल्यू की बात करें, ये जीरो t = 0 पे, तो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेम फेज में है।
लेकिन अगर इस केस में हम लोग देखें सेकेंड वाले में, तो ये क्या हो रहा है कि ये 0 पोजीशन पे अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है। तो ये क्या है, लैग कर रहा है, मतलब ये 0 पे 0 है आउटपुट, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये सिस्टम लैग कर रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें सेकेंड एग्जाम्पल, तो देख लिए थर्ड एग्जाम्पल जो कि लीड है। लीड वाले में देखिए जो करंट है उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो इधर कुछ आएगा, और 0 पोजीशन पे देखिए क्या है, ये तो 0 है वोल्टेज, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो 0 में पॉजिटिव है तो कौन सा लीड हुआ, तो करंट लीड हो रहा है। तो करंट लीड हो रहा है तो इसका मतलब करंट यहाँ पे लीडिंग है। जैसे कैपेसिटेंस में हम लोग बोलते हैं कि लीडिंग होता है, लीडिंग इसलिए होता है कि करंट हमेशा उससे पॉजिटिव, मतलब अगर वोल्टेज 0 एंगल पे है तो वो 90 डिग्री एंगल पॉजिटिव होता है। अगर इंडक्टिव लोड की बात करें तो ये फेज़ में लैग करता है। क्यों करता है कि अगर वोल्टेज 0 डिग्री पे हो तो करंट इसमें -90 डिग्री फेज पे होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेरी या कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।